यार मैं ना आज एक सच बताना चाहता हूँ। मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। ओह देखिए जी, पीपीएफ इन्वेस्टर, वाह वाह वाह, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है जो पीपीएफ में पैसे डाल रहे हैं। हो सकता है आपका वैसा रिएक्शन हो, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद एक तो पीपीएफ क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट ये बताऊंगा एक इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी क्या होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एंड तक जरूर देखना। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Yes, stock markets. तभी भी I put my money in public provident fund. So आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज क्या होने वाला है? सबसे पहला ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड और उसकी हर एक डिटेल्स आपको बताऊंगा। सेकेंड मैं आपको बताऊंगा मैं पीपीएफ में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने बोला यार कि पीपीएफ इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन। ये वीडियो एंड तक दोबारा बोल रहा हूं, जरूर देखना। अब हम बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, विच इज व्हाट इज अ पीपीएफ। पीपीएफ इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ये हमारे देशवासियों के ना बहुत ज़्यादा करीब है। क्यों? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स देयर इज इन आवर कंट्री। इसके तीन मेजर रीजन आते हैं। सबसे पहला, दिस इज वेरी वेरी सेफ, इसमें रिस्क बहुत मिनिमल है। क्यों? गवर्नमेंट की पूरी बैकिंग है। सेकेंड चीज, ये एक टैक्स हेवन है, हर एंगल से इसमें टैक्स बचता है। वो क्या है मैं आपको डिटेल्स की और बाद में दूंगा इस वीडियो में। एंड थर्ड चीज, इसका रिवॉर्ड इज डिसेंट। आई वुड नॉट से रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आई वुड नॉट से रिवॉर्ड बहुत कम है, वो भी नहीं है। रिवॉर्ड इसका डिसेंट रहता है। एज ऑफ नाउ इसका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हमेशा रहता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एज ऑफ नाउ इट इज 7.1%। अब पीपीएफ हमारी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 1968। उसके बाद से स्पेसिफिकली जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ना, उनका दिस इज वन ऑफ द गो टू सेविंग स्कीम। इसलिए आप देखोगे आपके फैमिली में किसी ना किसी के पास तो देखो गारंटी है पीपीएफ होगा ही होगा। आपके पेरेंट्स या किसी ना किसी एल्डर ने आपको ऑलरेडी एडवाइस कर दिया है कि बेटा पीपीएफ में अकाउंट खुला लो। पीपीएफ की इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है ना, लोग हमारे देश में पीपीएफ खुलवाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को फंड करने के लिए। लोग पीपीएफ खुलवाते हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। अब इस टूल के फीचर समझते हैं। सबसे पहली चीज, पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता है बैंक में। कौन से बैंक में खुलता है? जनरली ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खुलता था, बट अब सरकार ने कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी नेम किया है, जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, जहां पे आप पीपीएफ खुलवा सकते हो। लिस्ट सिंपल है, गूगल करना, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब पीपीएफ में और फीचर्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। मिनिमम टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15 ईयर्स। 15 साल का लॉक इन पीरियड है। इस लॉक इन पीरियड के बीच में आप पैसे निकाल सकते हो। इन द थर्ड, फिफ्थ एंड द सेवंथ ईयर आप विड्रॉल कर सकते हो, बट इन एक्सट्रीम केसेस। और वो दो केसेस जो हैं, सबसे पहला अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए, एंड सेकंड इफ देयर इज अ मेजर हेल्थ क्राइसिस इन योर फैमिली। अदरवाइज इससे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका 15 साल का लॉक इन ही है। प्रैक्टिकली 15 साल के पहले निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है स्कीम से, और 15 साल के बाद आप रखना चाहो आप रख सकते हो, बट मिनिमम 15 साल। पैसे कितने डालेंगे? इसमें ब्रैकेट है फ्रॉम 500 to 1.5 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है, तो एक साल में मिनिमम 500 तो डालने पड़ेंगे, या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख। कितनी भी डाल सकते हो, या तो हर रोज 1000 रुपए डालते रहो, ठीक है, या जैसे भी आप सेगमेंट डाल दो, मंथली डाल दो, वो आपकी मर्जी है। बट 500 मिनिमम है, 1.5 लाख मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। एंड अगर आपने मिनिमम अमाउंट नहीं डाला तो आपका पीपीएफ अकाउंट फ्रीज हो जाता है, अगर आपने एक साल में मिनिमम अमाउंट नहीं डाला, और फिर उसके अलग चार्जेस होते हैं टू गेट इट रीएक्टिवेट अगेन। अब बात करते हैं टैक्स हेवन की। ये वाई इज पीपीएफ अ टैक्स हेवन? सबसे पहली चीज, एक साल में आप कितना डाल सकते हो पीपीएफ में? मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1.5 लाख की। तो अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है फ्रॉम योर इनकम, ऑटोमेटिकली हेल्प्स यू आउट। उसके बाद जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है ना पीपीएफ में, कंप्लीटली टैक्स फ्री। देयर इज नो टैक्स एट ऑल। जैसे फिक्स डिपॉजिट में टैक्स लगता है, इसमें कुछ भी टैक्स नहीं है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी टैक्स फ्री रहता है। तो यू आर टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री। दैट इज व्हाई इट इज अ कंप्लीट टैक्स हेवन। अब बात ये करते हैं दोस्त, दैट व्हाई हैव यू पुट योर मनी इन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड? हर्ष क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक तो ये बोलता है ना कि अगर मुझे 80C का टैक्स बचाना है तो ईएलएसएस में डाल दो। ईएलएसएस क्या होता है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। सो अगर मैंने एक इंडेक्स का ईएलएसएस ले लिया, बाय द वे इफ यू डोंट नो व्हाट ईएलएसएस इज, मैंने म्यूचुअल फंड से पूरी वीडियो बनाई थी, पूरी गाइड है, लंबी है, बट यू विल अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, सो यू कैन वॉच दैट आफ्टर दिस वीडियो। तो 80C का टैक्स तो ईएलएस में ही बच जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, और म्यूचुअल फंड में डालोगे एडवांटेज क्या मिलेगा? एडवांटेज दोस्त ये मिलेगा, इंडेक्स में जा रहा है, इंडेक्स की रिटर्न आती है 15% पर एनम की, सीएजीआर लॉन्ग टर्म में पिछले 10-12 साल की देखूंगा तो अगर फ्यूचर में मुझे पीपीएफ दे रहा है 7.1% और इंडेक्स दे रहा है 10-11%, तो व्हाई एम आई स्टक एट पीपीएफ? अब मैं आपको अपना थोड़ा रीजन बताता हूँ, ठीक है। अब
टू नो माई डिसीजन यू नीड टू नो अबाउट मी. अब मैं थोड़ी पर्सनल टेरिटरी में जा रहा हूँ. सबसे पहली चीज़, आई एम नियरिंग 30. ठीक है, तो मैं बस 30 होने ही वाला हूँ. एंड पता नहीं क्यों मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूँ टू टर्न 30, टू सी एक माइलस्टोन है लाइफ का जो पार होगा. अब 2019 में मेरी हो गई थी शादी. ठीक है, और ये बहुत लोगों में जिज्ञासा थी, बहुत लोग इंस्टाग्राम में पूछ लेते हैं. तो लेट मी टेल यू अबाउट माई वाइफ. मेरी वाइफ से मैं मिला था इन दौलत राम कॉलेज. तो इन 2015 या 16 दौलत राम कॉलेज में सेशन हुआ था. वहाँ पे शी वॉज द जनरल सेक्रेटरी, मैं वहाँ स्टॉक मार्केट सेशन दे रहा था. और वी स्टार्टेड डेटिंग, वी फेल इन लव, और शादी हो गई. और ठीक है, एक आई वॉन्ट टू ऑल्सो वॉन्ट टू टच दिस नोट बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली जो हमारी यूट्यूब ऑडियंस है. ठीक है, मैक्सिमम ऑफ यू आर नॉट मैरिड. तो इफ एंड दे आर स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ मैरिज. तो इफ यू डूइंग दैट, अगर आप ब्रिंक ऑफ मैरिज में खड़े हो ना कि आप शादी करो कि नहीं करो, कंफ्यूज हो, जनरली स्पीकिंग शादी से बेटर चीज़ कुछ है ही नहीं. इफ यू थिंक यू हैप्पी राइट नाउ, शादी करने के बाद योर हैप्पीनेस गोज अप बाय 30 टाइम्स. ठीक है, एंड अगेन आई एम श्योर ऐसे दिन होते हैं शादी में, ऐसा नहीं हर चीज़ परफेक्ट है. ऐसे दिन होते हैं जब मेरा मन करता है मैं छत से कूद जाऊँ. आई एम श्योर मेरी बीवी का भी मन करता होगा, ऐसे दिन आते होंगे वो उसका मन करता होगा वो छत से कूद जाए, राइट? बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम ईजी पर्सन टू लिव विद. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ यू आर थिंकिंग कि हर्ष अच्छा यू आर सेइंग कि मैरिज लाइफ अच्छी बिकॉज लव मैरिज थी, ऐसा कुछ नहीं होता. तो इसको दिमाग से प्लीज़ निकाल देना कि लव मैरिज तो बेटर है, अरेंज मैरिज तो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं. आई हैव सीन सेवरल लव मैरिजेस गोइंग टू डम्प्स, आई हैव सीन सेवरल अरेंज मैरिजेस डूइंग वेरी वेल एंड वाइस वर्सा. तो उससे कुछ लव अरेंज के चक्कर में मत पड़ना, यू नो, जस्ट फ्लोट. ओके, मैट्रिमोनी का काफ़ी हो गया, अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं. तो सिचुएशन ये है, ठीक है, आई गॉट मैरिड इन 2019. अब व्हेन यू गेट मैरिड नो, और व्हेन यू नियर द एज ऑफ 30s, तो होता क्या कि एग्रेसिवनेस कम हो जाती है. बट एग्रेसिवनेस एज इन यू वॉन्ट सेफ्टी फॉर योर फैमिली, यू वॉन्ट सेफ्टी फॉर योर फैमिली, वो बहुत ज़रूरी है. यू वॉन्ट सेफ्टी, एक रिस्क आप कंट्रोल में रखना चाहते हो. अब है क्या, अब हमारा कोई बच्चा करने का प्लान नहीं है. अब अगेन मैं थोड़ी पर्सनल टेरिटरी में जा रहा हूँ, बट आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है सो दैट आप मेरा डिसीजन समझ पाओ, सो दैट आप इन्वेस्टर मेच्योर कैसे आप वो समझ पाओ. बट द पॉइंट इज कि आई डोंट वांट टू हैव अ किड, नाइदर डज माय वाइफ एज ऑफ नाउ. तो एटलीस्ट हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन हो, कोई भी ऐसा प्लान नहीं है. टिल द पॉइंट में जब वीडियो रिकॉर्ड करूँ तब तक तो नहीं है. अब बात करते हैं, क्या पता आगे थिंग्स चेंज, क्या पता आगे प्लान्स चेंज. यू नेवर नो व्हाट एज जस्ट टू यू, और किस टाइम पे क्या दिमाग चले. यू कांट प्लान एवरीथिंग, राइट? तो अब मैंने क्या किया है, आई हैव पुट माई मनी इन पीपीएफ. मैंने 2020 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोला था, और मेरा लॉजिक ये है, मैं 1.5 लाख पीपीएफ में डालता रहूँगा 15 साल के लिए. तो होगा क्या, अगर इफ वी हैव अ किड, उसका एजुकेशन एक्सपेंस तो पूरा हो जाएगा ना. तो आई कैन टेक एज मच रिस्क एज पॉसिबल, उसका एजुकेशन एक्सपेंसेस पूरा. अब बनिए वाली बातें करते हैं, ठीक है. इन्फ्लेशन लगाते हैं. 15 साल बहुत लंबा टेन्योर, 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, लंबा टेन्योर है. इन्फ्लेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप देखोगे पीपीएफ में मुझे मिल रहा है 7.1%, ईएलएसएस में मुझे मिल जाएगा 10-11%, तो मिल ही जाएगा. ठीक है, और कम कर लेते हैं. लेट्स अज्यूम पीपीएफ में मुझे मिलेगा सिर्फ 6%, ईएलएसएस में मिल जाएगा 10%. इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, कम कम मान के चलो. अब मैंने देखा था एजुकेशन का कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, एंड स्पेसिफिकली एजुकेशन का. जो हमारा एवरेज कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है दैट इज अबाउट 4 to 5%. ये लॉन्ग टर्म में एवरेज बैठती है. बट मैं एजुकेशन का देखना चाहता हूँ. तो सबसे पहले मैंने देखा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे था कि एजुकेशन वही इन्फ्लेट हो रही है इन प्राइसेस इन इंडिया बाय 4 to 5%. बट अगेन ये एजुकेशन बहुत बड़ा था. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एजुकेशन, ये लोअर क्लास एजुकेशन की बात, मिडिल एजुकेशन की बात करें, हायर की बात करें, बहुत डिफरेंस ब्रैकेट्स है ना. और मैंने तो पैसे हायर एजुकेशन के लिए, तो लकीली मुझे एक मनी कंट्रोल का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला था, ये आपको दिख रहा है. तो इसने यहाँ पे इंजीनियरिंग, एमबीएस, डॉक्टर्स, इन सब के वो दिखा रहा है कि द प्रोजेक्टेड प्राइसेस ऑफ 2031, 10 साल बाद, अकॉर्डिंग टू देम. अब अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि इन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शंस लिए हैं, क्या क्या इन्होंने एनालिटिक्स लिए हैं. इन्होंने सिर्फ एक्सपर्ट से कलेक्ट किया था डेटा है, तो आई डोंट नो किस बेसिस पे लिया गया. बट अकॉर्डिंग टू देम 10% के हिसाब से बढ़ेगा. अब दुविधा की बात ये है दोस्त, आई एम गेटिंग ओनली 7 क्या था, मैं 6 मान रहा हूँ, 6% इन पीपीएफ, और एजुकेशन में हायर इन्फ्लेशन कितना हो रहा है 10% से. आई एम लूजिंग आउट ऑफ 4%. अब इसके बहुत टेंजेंट्स भी हैं बिकॉज ये लॉन्ग टर्म है. अब मैंने जैसे बहुत आर्टिकल्स में पढ़ा था इसके बारे में, बहुत रिसर्च करा था मैं, तो उसमें ये था, कोई बोला था कि हायर एजुकेशन विल गेट मच चीपर. क्यों? बिकॉज आफ्टर 10-20 ईयर्स हायर एजुकेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा. कोई एमबीए करना चाहेगा ही नहीं, इवन इफ या तो इट्स द बेस्ट और इट्स नॉट, राइट? पीपल विल गो विद ऑनलाइन प्रोग्राम्स. ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस स्कूल्स हैं, शायद इनका कॉन्सेप्ट ही रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स. इसलिए आप जानते हो एमबीए की इतनी रेलेवेंस अभी नहीं है जितनी 10 साल पहले थी. ठीक है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट ये है, अगेन जो मैं सब रिसर्च की थी, कि नहीं ये इंस्टीट्यूशंस तो रहेंगे, दे कांट बी रिमूव. दैट ऑल्सो कैन बी अ पॉसिबिलिटी. सो मैं तो यही मान रहा हूँ, वर्स्ट मानते हैं. पीपीएफ मिल रहा है 6%, हाई एजुकेशन इन्फ्लेशन को 10%, और मुझे कितना मिल रहा है, ईएलएसएस में मिल रहा था 10-11%. तो मेरे लिए सेंसिबल क्या था, ईएलएसएस. रैशनली अगर देखूंगा तो, बट स्टिल मैं पीपीएफ के साथ गया हूँ. क्यों? इसमें बात इसलिए आती है बिकॉज इफ यू सी माई पोर्टफोलियो ना, मेरा पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटीज़ में है. मोहब्बत तो देखो स्टॉक मार्केट ही है. अब मेरा सारा पैसा इक्विटीज़ में है, तो उस इक्विटीज़ में रिस्क हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है.
तो दैट इज वाई आई ओपन PPF. क्यों? बिकॉज मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता. आई जस्ट वॉन्ट टू मेंटेन दैट बैकबोन फॉर मी. अब जब मेरे पास बैकबोन है और मुझे पता है कि चलो इतना तो मिल ही जाएगा ना मुझे, अब आई कैन स्टार्ट टेकिंग रिस्क. एंड यू माइट से हर्ष दिस मेक्स सेंस, यू माइट से हर्ष दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल. इन बोथ द सिचुएशंस आप सही बोल रहे हो. क्यों? 5 साल पहले मुझसे पूछते ना कि PPF में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं बोलता अरे क्या बोल रहे हो यार, PPF में क्यों इन्वेस्ट करोगे, मार्केट्स में डालो. बट मैं खुद PPF में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज यू कैन नेवर जज द अदर इन्वेस्टर. तो उससे सबसे बड़ी चीज आप ये सीखते हो कि ये जो लोग बोलते हैं ना, और बहुत कॉमन हो गया इंटरनेट में कि ये तो बहुत ही खराब स्कीम है, अरे यहाँ FD खराब है, PPF खराब है, वो खराब है, सिर्फ बॉन्ड्स खराब हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स खराब हैं, डालो सिर्फ इक्विटी में डालो, ट्रेड करो, वो करो, ठीक है, क्रिप्टो में डालो, दिस इज द ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी एसेट अच्छा या खराब नहीं होता है, उन सब की अपनी एक नीड होती है. और वो नीड कैसे डिसाइड करना है? इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है. वो नीड आप अपनी कंफर्ट लेवल से डिसाइड करते हो. अब मेरा कंफर्ट लेवल क्या है? इफ अगर आप मेरे चैनल देख रहे हो, वीडियोस आप देख रहे हो, वैसे सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी कर देना. तो आपको पता होगा कि एज अ इन्वेस्टर आई वॉन्ट टू प्ले ऑन दोज बेट्स दैट आर मच मोर फेवरेबल टू मी. मैं ज्यादा रिस्क लूंगा नहीं कभी. आई ऑलवेज वॉन्ट दोज बेट्स दैट आर मच मोर फेवरेबल टू मी. वही है, देयर 2 रूल्स. फर्स्ट, नेवर लूज योर कैपिटल. सेकंड, डोंट फॉरगेट द फर्स्ट रूल. मेरे लिए वही प्रिंसिपल है. तो इसलिए आप देखोगे जब बहुत लोग मुझे बोलते हैं जोमेटो में इन्वेस्ट कर दो, नाइका में इन्वेस्ट कर दो, अरे यार यहाँ इन्वेस्ट करो, मैं नहीं करने वाला. क्यों? आई एम नॉट सीइंग दिस कंपनीज आर बैड, दे हैव मैसिव पोटेंशियल, बट टिल द पॉइंट दे मीट माई फंडामेंटल स्टैंडर्ड. जब तक मेरी फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं. एंड विच इज फाइन. फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, गो फॉर HDFC, गो फॉर एशियन पेंट्स, गो फॉर पीडलाइट, गो फॉर दीज टाइप ऑफ कंपनीज. आई वुड एक्चुअली प्रीफर दीज कंपनीज और एनी अदर कंपनी जो फंडामेंटली लो आ रही है. तो आप देख रहे हो मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, और आप ये देख रहे हो मेरा नेचर कैसा है. इफ यू टॉक दिस टू आदित्य, क्या आदित्य भाई PPF है? नहीं. क्या वो PPF खोलने कभी भी प्लान कर रहा है? नहीं. बिकॉज ही इज समवन हु इज मोर कंफर्टेबल रिस्क. मैं नहीं हूँ. और इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं, इसमें कुछ ये नहीं कि अच्छा रिस्क था कंफर्टेबल तो क्या बात है, अरे यार देखो इतना रिस्की खेल रहा है वो तो गैम्बलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेचर पर डिपेंड करता है, ये आपकी कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट एज यू मैच्योर ना, योर पोर्टफोलियो विल स्टार्ट मैच्योरिंग विद यू. जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती रहेगी, आपकी पोर्टफोलियो की भी सोच बढ़ती रहेगी. वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे. चैनल में बहुत धांसू वीडियोस हैं. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक्स तो ये वीडियो देखना, एंड म्यूचुअल फंड्स वाली वीडियो देखनी है तो ये जरूर देखना. लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना. दिस इज गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू.